दोस्तों रिसेंटली मैंने अरनमई 2 नाम की मूवी देखी है जो कि एक तमिल हॉरर मूवी है। इसे सुंदर सी ने डायरेक्ट किया है। ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है, यानी कि फिल्म की कहानी का अपने पिछले भागों से कोई भी कनेक्शन नहीं है। और हाँ, हिंदी में इस फिल्म को राजमहल 2 कहा गया है। इसके फर्स्ट पार्ट को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। खैर, इस मूवी का अपने पिछले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको तुम अलग से भी देख सकते हो, पर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं कहूंगा कि तुम जाकर पार्ट 1 को भी जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो तुम्हें लाइक कर देना और कमेंट्स में बताना नेक्स्ट हमें कौन सी मूवी डिस्कस करनी चाहिए। तो फिल्म की शुरुआत में हम देवी माँ की एक बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं, जिसे लोग कुछ दिन के लिए टेंपल से मूव कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा था और रेनोवेशन के दौरान मूर्ति या मंदिर में कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, इसलिए मूर्ति को टेम्परेरीली 10 दिन के लिए हटाया जा रहा था। 10वें दिन देवी माँ की मूर्ति को पूरी विधि विधान के साथ वापस यहाँ स्थापित किया जाने वाला था। अब गांव वालों का मानना था कि देवी माँ ही उनके गांव की रक्षा करती है और इन 10 दिनों में देवी माँ का ना होने से गांव में बुरी शक्तियों का खतरा हो सकता है। इनफैक्ट इसके तुरंत बाद हम कुछ तांत्रिकों को देखते हैं जो मंदिर से कुछ दूरी पर ही अजीब रिचुअल्स कर रहे थे। ये तांत्रिक लोग जानते थे कि देवी माँ अब वहां मंदिर में नहीं है और उनके ना होने का फायदा उठा रहे थे, यानी कि वो बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में बुलाकर कैद कर रहे थे, टू रोल ओवर द वर्ल्ड। इसी दौरान एक बहुत ताकतवर बुरी आत्मा आजाद हो जाती है, जिसे कोई भी तांत्रिक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सारे तांत्रिक भागते हैं। यह आत्मा ट्रेवल करते हुए गांव के एक महल में प्रवेश करती है और इस आत्मा को महल में जाते हुए एक बाबा देख लेते हैं जो कि गूंगे थे। अब इस महल के जो मालिक थे वही टेम्पल की रेनोवेशन का काम भी करवा रहे थे और जब वे अपनी महल वापस जा रहे थे तो वो गूंगे बाबा उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वो बस शोर मचा रहे थे, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और मालिक बिना परवाह किए महल में चला जाता है। ऐसे में उस रात एक शैतानी शक्ति मालिक पे हमला कर देती है, जिससे उन्हें काफी चोट आती है और घर वाले उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में पता चलता है कि मालिक कोमा में जा चुके हैं और कोमा के दौरान उनका ख्याल महल में ही रखा जाएगा। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूं जो कि फिलहाल महल में है। मालिक के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम रमेश है और रमेश की बीवी का नाम संध्या है। इस कपल का एक छोटा बेटा भी है जिसका नाम सुरेश है। मालिक के छोटे बेटे का नाम मुरली है और उसकी फियंसे का नाम अनीता है। घर में कुछ नौकर भी हैं, जिसमें एक भाई बहन है, कोमल और वीरा। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि वीरा ने कोमल को उसके आशिक के साथ ट्रेन पे भागने नहीं दिया था, जिसकी वजह से कोमल आज तक कुंवारी है और इसके लिए वो अपने भाई वीरा को ही दोषी मानती है। घर में एक मंजू नाम की नर्स भी आई है तो टेक केयर ऑफ मालिक, एंड मंजू थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। खैर, लोगों का कहना था कि एक वैद्य है जो कि किसी भी तरह की बीमारी का इलाज कर देते हैं और उन्हें भी मालिक को ठीक करने के लिए बुलाया जाए। तो वैद्य को खत लिखा जाता है, लेकिन वो वैद्य तो अब चल बसे और ये बात किसी को पता नहीं थी। ऐसे में ये खत वैद्य के बेटे देवदास को मिलता है, जो कि इडली डोसा का ठेला चलाता था। उसका ठेला भी एक दिन टूट गया, तो इन अमीर महल वाले लोगों को लूटने के लिए देवदास ने अपने बाप जैसी नकली मूछ और दाढ़ी लगा ली और नकली वैद्य बन के अपने चेले के साथ महल पहुंच गया। अब यहाँ हम एक और कहानी जान पाते हैं कि कोमल जिसके साथ भागने वाली थी वो देवदास का पिता यानी वैद्य जी ही थे इन हिज यंग डेज। तो ऐसे में कोमल को लगता है कि वैद्य जी ही वापस आ गए हैं और वो इन पे लाइन मारने लगती है। इनफैक्ट कोमल का भाई वीरू भी अब चाहता था कि वैद्य जी कोमल को अपना ले, क्योंकि उस बात को 25 साल हो गए हैं और अब तक उसकी बहन कुंवारी थी। वहीं देवदास, जो कि अपने पिता के रूप में यहाँ पर आया था, उसे कोमल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे पसंद थी नर्स मंजू। अब हम मूवी में आगे बढ़ते हैं तो मंजू को अजीब तरह से पूजा करते देखते हैं। वहीं बच्चे सुरेश को अजीब आकृतियां नजर आ रही हैं। हद तो तब हो जाती है जब एक रात मुरली अपने पिता को बेड से ऊपर हवा में लेविटेट करते देखता है। हम देख पाते हैं कि मुरली के ऊपर एक कोस्टली फिगर थी और मुरली श्योर हो गया था कि यहाँ कुछ तो पैरानॉर्मल जरूर है। अब अगली सुबह मुरली अपनी फियांसे अनीता के साथ था और वो नोटिस करता है कि घर का ड्राइवर अनीता को गंदी नजर से देख रहा है। ऐसे में मुरली ड्राइवर को अच्छा खासा पीट के वहां से भगा देता है और इसमें ड्राइवर का हाथ भी टूट जाता है। अब उस रात ड्राइवर दारू पी लेता है और एक चाकू लेकर वो मुरली से बदला लेने यानी उसे मारने वापस महल में आता है, लेकिन यहाँ उस ड्राइवर पे वो बुरी आत्मा हमला करके उसे मार देती है। इस हादसे के दौरान हम मंजू को कभी खिड़की पे तो कभी कुएं के पास छिपे हुआ पाते हैं। वहीं अनीता के साथ भी असाधारण गतिविधियां होती हैं यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज।
अब अगले दिन मुरली को ड्राइवर मरा हुआ मिलता है, लेकिन पुलिस मुरली को ही पकड़ के ले जाती है क्योंकि एक दिन पहले मुरली ने ही ड्राइवर को बहुत पीटा था। ये सब हो जाने के बाद रवि नाम का एक इंसान महल में आता है जो कि अनीता का भाई है और पेशे से वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। मंजू को एक ही लुक में रवि पसंद आने लग गया और अब तक देवदास भी अपनी नकली मूछ ये बोल के हटा लिया था कि वो हेयर डाई कर लिया है। खैर, कमिंग टू रवि, यहाँ अनीता उसे बताती है कि महल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है और ऐसे में रवि अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और उस रात एक हादसा भी होता है। बेसिकली हम एक डॉल को देख पाते हैं जो कि मूव कर रहा था और ये डॉल सुरेश को अट्रैक्ट करके एक पानी से भरी जगह पे ले जाता है एंड देन वही आत्मा सुरेश को पानी में खींचने के डुबाने लगती है। इस अनहोनी का एहसास उन गूंगे बाबा को हो गया था जो कि महल के बाहर आके शोर मचाते हैं। वो रवि के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और ऐसे में जब रवि शर्ट साफ करने के लिए उस पानी वाली जगह पे जाता है तो वो देखता है सुरेश डूबा हुआ है। रवि फौरन सुरेश को बचाता है और इस पॉइंट में रवि समझ गया था कि वो बाबा उसकी मदद कर रहे हैं सुरेश को बचाने में। अब अगले दिन रवि सुरेश से बात करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि सुरेश को वो आत्मा दिख रही है। इसके बाद रवि सीधा मंजू को कन्फ्रंट करता है। मंजू की हरकतें थोड़ी अजीब थी। मंजू रिवील करती है कि वो तो बस हर रात पूजा करके फल वगैरह कुएं में फेंक देती थी। ऐसा करने से उसे एक अच्छा लड़का मिलेगा शादी करने के लिए और उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। और वो चुपके से ये सब इसलिए करती है क्योंकि पूजा थोड़ी अजीब सी है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सो इट वॉज क्लियर कि मंजू निर्दोष है। ऐसे में रवि घर के बाउंड्री वॉल के पास छानबीन शुरू करता है। बाउंड्री वॉल के पास ही क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्राइवर का एक हाथ टूटा था, तो वो खुद से तो बाइक चलाकर नहीं आया होगा, उसके साथ कोई और तो जरूर आया होगा। यानी बाउंड्री वॉल के पास कोई सबूत मिल सकता है और इनफैक्ट वहां उसे एक मेजरिंग टेप भी मिलती है जिस पर एक कारपेंटर का नाम लिखा हुआ था। रवि फौरन उस कारपेंटर से मिलने जाता है और यहाँ रवि को पता चलता है कि ड्राइवर को महल तक कारपेंटर ही अपनी बाइक से छोड़ा था। कारपेंटर क्लियर देखा था कि ड्राइवर को एक बुरी आत्मा ने मारा और हड़बड़ी में भागने के चक्कर में उसका मेजरिंग टेप वहां गिर गया। अब कारपेंटर यहाँ कुछ और बातें भी रवि को बताता है जो हम व्यूअर्स को कहानी में आगे जाके पता चलेगा। तो आगे महल में एक मुरली भी बेल पर वापस आ गया था और रवि हर जगह कैमरा और हीट सेंसर लगा दिया था। इनकी मदद से रवि मुरली और मंजू को स्पिरिट सिखाता भी है, विच इज़ वेरी स्केरी फॉर देम। मीनवाइल हवेली में सुरेश कहीं गायब हो गया था और उसे सब खोजने लगते हैं। अब सुरेश एक जगह बैठा मिल जाता है, लेकिन ये इविल स्पिरिट रमेश पर हमला करके उसे खींचते हुए कहीं ले जाती है। ये सारी फास्ट मूवमेंट्स रवि के कैमरे में कैप्चर हुआ था और एक एक फ्रेम बढ़ा के देखने पर रवि को एक लेडी की क्लियर फेस दिखाई दे रही है जो रमेश को खींच रही थी। अब इस लेडी को मुरली पहचान जाता है क्योंकि ये माया नाम की लड़की थी जो कि मुरली की बहन थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जहाँ हम जान पाते हैं कि रमेश और मुरली की एक बहन थी जिसका नाम माया था। माया सबकी लाडली थी और सब कोई बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इनके पिता यानी कि मलिक जी माया के नाम से ही सारा बिजनेस खोलते थे क्योंकि माया के जन्म के बाद ही उनकी बहुत तरक्की हुई थी। लेकिन एक दिन माया अचानक से घर और गांव छोड़ के भाग गई क्योंकि उसे वहीं पे काम करने वाले एक मैनेजर से प्यार हो गया था जिसका नाम अरुण था। और ये चीज शायद माया के पिता कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसी बात को कुछ समय बीत गया था और एक दिन बेंगलोर के हॉस्पिटल में कोइंसिडेंटली मुरली माया को देखता है जो कि अब प्रेग्नेंट भी थी। माया के साथ उसका पति अरुण था। ऐसे में मुरली उनके घर का पता लगाता है और वहां अपने पिता और भाई के साथ जाता है। सभी लोग माया और उनको एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट इनके पिता तो कहते भी हैं कि तुम लोग गांव आ जाओ, तुम्हारा एकदम स्वागत होगा और मैं अपनी आधी संपत्ति भी तुम्हें दे दूंगा। अब संपत्ति से तो माया का लेना देना कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगा कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा था, साथ ही अरुण को भी एक्सेप्ट किया जा रहा था और इतनी इज्जत मिल रही थी। तो माया और अरुण गांव आने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो जिस दिन माया और अरुण को गांव आना था उस दिन मुरली स्टेशन पे एकदम उनके स्वागत के लिए खड़ा था, लेकिन ट्रेन में ये दोनों नहीं थे। उस दिन के बाद मुरली को माया और अरुण के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। इनफैक्ट वो लोग तो अपने बैंगलोर वाले घर को भी खाली कर दिए थे। तो इस फ्लैशबैक्स को सुनने के बाद रवि कहता है कि मुझे पता है माया और अरुण के साथ क्या हुआ, यानी कि उसे आगे की कहानी पता है। अब रवि को कैसे पता? क्योंकि रवि को कारपेंटर ने ये कहानी बताई थी। और कारपेंटर को कैसे पता? क्योंकि उसे ड्राइवर ने ये कहानी बताई थी, क्योंकि ड्राइवर भी इन हादसों का भागीदार था। सो फिर से हम फ्लैशबैक में चलते हैं जहां माया और अरुण ट्रेन में बैठ के गांव आ रहे थे, लेकिन उन्हें एक स्टेशन पहले ही रमेश उतरवा लेता है।
रमेश का कहना था कि मैं पहले ही तुम्हें ट्रेन से उतरवा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग गांव वाले तुम्हें एक्सेप्ट ना करें, तो हम यहाँ से आगे रोड से जाएंगे। फिर वो उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर वो ड्राइवर के साथ मिलकर उसके पति अरुण को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका कहना था कि माया ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दरअसल अरुण शायद दूसरी जाति का था और मालिक का खानदान उनको ऊंची जाति का समझता था। ऐसे में यहाँ काफी भागदौड़ होती है, लेकिन ये दोनों भाग नहीं पाते। इसी वक्त में मलिक जी यानी माया के पिता भी यहाँ आते हैं और वो भी इस सब में मिले हुए थे। वो माया को अपने हाथों से ही जहर देके उसे पीने बोलते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद वो माया को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। उसके पेट में अरुण का बच्चा पल रहा था जो कि उनके हिसाब से उनकी जाति का नहीं था। अब माया इस शर्त पे जहर पीने के लिए राजी हो जाती है कि वो लोग अरुण को वहां से जाने देंगे, लेकिन जैसे ही माया जहर पीती है तो वो लोग उनके आंखों के सामने ही अरुण को मार देते हैं और ऐसे में माया तड़पने लगती है। फिर माया के पिता अपने हाथों से उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं और उन दोनों की लाशों को वहीं कहीं दफना कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन अब माया लौट आई थी और उसे पूरे खानदान के मर्दों से बदला चाहिए। वो सबको मार देना चाहती है, इंक्लूड सुरेश यानी जो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि उसके पति और होने वाले बच्चों को भी मार दिया गया था। ये सुनकर मुरली कहता है कि वो तो इस सब गंदे प्लान का हिस्सा था ही नहीं, उसे तो ये सब पता भी नहीं था, तो माया उसे क्यों मारना चाहती है। इस पर रवि कहता है कि भले ही मुरली गलत नहीं था, वो अपने मन में सच्चा था, लेकिन वही तो अपने पिता और भाई को माया के घर ले गया था, तो इनडायरेक्टली मुरली भी अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार ही हो गया था। तो इन सब खुलासों के बाद महल में गांव वाले आए थे जिनका कहना था कि कल देवी माँ के मंदिर की पूजा है और उसमें कुछ रस्में मुरली को ही करनी होंगी। मुरली ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। इनफैक्ट आगे कुछ सेकंड्स में हम ये सब रस्म करते भी देखते हैं। और वहीं रवि और मंजू एक गुरुजी से मिलने जाते हैं जो कि मंजू के अंकल भी थे, और गुरुजी माया की इविल स्पिरिट को रोकने में मदद कर सकते थे। गुरुजी पहले तो इस इविल स्पिरिट को अपने पास डायरेक्टली बुलाने के लिए रिचुअल करते हैं, लेकिन इसकी जगह दूसरी आत्माएं आ रही थी। इससे गुरुजी समझ जाते हैं कि जरूर माया की आत्मा किसी इंसान के अंदर चली गई है, तभी बुलाने पे भी नहीं आती। गुरुजी वहाँ रवि को एक नींबू देते हैं जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि माया की आत्मा किसके अंदर है। अब जब ये लोग नींबू लेके महल में जाते हैं तो संध्या इनके सामने आती है, और जैसे ही संध्या इनके सामने आती है नींबू सड़ने लगता है। सबको लगता है कि रमेश की बीवी संध्या के अंदर ही माया की आत्मा है, लेकिन रवि नोटिस कर लिया था कि नींबू पीछे की ओर से सड़ा था और पीछे अनीता खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, रवि की बहन अनीता के अंदर माया की आत्मा थी, और ऐसे में रवि का कहना था कि ये अच्छा ही हुआ कि अनीता को ऐसा लगता है कि हमें संध्या पे शक है, हम किसी का फायदा उठाकर प्लान वगैरह बना सकते हैं। अब इन घटनाओं के दौरान मलिक जी को थोड़ा होश आने लगता है और अनीता के अंदर की माया इस चीज को भांप लेती है। वो मलिक जी यानी अपने पिता को इस सेम जहर पिलाकर मार देती है। इनफैक्ट शायद अब तक वो अपने बड़े भाई रमेश को भी मार चुकी है। और कमिंग बैक टू रवि, उसका प्लान ये था कि वो उस जगह को खोजे जहां माया के शरीर को दफनाया गया था, और वो ऐसा करेगा एक चमत्कारी नारियल की मदद से। मीनवाइल मुरली पूरे परिवार को रेस्टोरेंट लेके जाएगा, सेइंग की संध्या के अंदर भूत है और उसे कहीं और बाहर लेकर जाना चाहिए। इसी दौरान रवि बस में जोर से ब्रेक लगाता है और अनीता उस वक्त सेब काट रही थी जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है। मुरली अनीता के हाथ को रुमाल से पोंछता है और फिर वो खून भरा रुमाल गुरुजी को दे देता है फॉर रिचुअल, जो कि अपने शिष्यों के साथ महल पहुंच गए थे। अब परिवार वाले तो संध्या को भूत समझ रहे थे, लेकिन जल्दी उन्हें पता लग जाता कि रियल भूत तो अनीता के अंदर है, और हाँ, अनीता के अंदर माया की आत्मा है। तो इस पॉइंट तक शमशान में माया की लाश मिल जाती है और महल पे रिचुअल शुरू होते हैं। कुछ ही देर बाद अनीता भी भांप लेती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और अब वो खुद बस चलाकर महल पहुंचती है। ऐसे में गुरुजी और उनके शिष्य अनीता रूबी माया से भिड़ते हैं, लेकिन अनीता इन पे भारी पड़ रही थी। अब एक पॉइंट पे गुरुजी उस खून भरे रुमाल का यूज करके माया को एक सर्कल के अंदर कैद कर लेते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ अब कंट्रोल में है, लेकिन इस पॉइंट में हमें बताया जाता है कि इन रिचुअल्स में भले ही माया की आत्मा प्रजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें अनीता का शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो किसी स्ट्रांग और पवित्र आत्मा वाले इंसान को आगे आना होगा और अपना शरीर दांव पे लगाना होगा। इस बात के लिए रवि राजी हो गया था और इसीलिए वो शमशान में रिचुअल कर रहा था। ध्यान रहे कि इस प्रोसेस में रवि बच भी सकता है और मर भी सकता है। खैर, तो इन रिचुअल्स से वही होता है जो हम सोचते हैं, यानी माया की आत्मा पहले अपने कब्र में समाती है, लेकिन अगले ही पल वो रवि पे हावी हो जाती है। ऐसे में रवि सभी पे हमला करके मुरली और सुरेश को मारने निकलता है, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो पोजेस्ड हो गया था।
अब मुरली और सुरेश दोनों कार में बैठ के देवी माँ की मंदिर की तरफ भागते हैं, लेकिन रवि भी एक गाड़ी में इनके पीछे था और उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन फिर भी मुरली और सुरेश किसी तरह मंदिर पहुंच जाते हैं, जहां आज मूर्ति पूजा होने वाली थी। एक बार देवी माँ की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया तो माया की आत्मा को वहां से जाना ही पड़ेगा, यानी उससे पहले ही रवि के अंदर वाली माया को मुरली और सुरेश को मारना है। इसके बाद यहाँ रवि सबसे हाथापाई शुरू करता है और मंदिर में पहुंच जाता है, मुरली और सुरेश का पीछा करते हुए। यहाँ पूजा जोर शोर से चल रही थी, फिर भी रवि के अंदर की इविल स्पिरिट सब पे भारी पड़ रही है। अब भी तकरीबन 10 मिनट बाकी था स्थापना होने में, और ऐसे में रवि को रोकना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन एक पॉइंट पे वो गूंगे बाबा 1 घंटे से रवि को रोक रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद रवि इसे भी पार करके मुरली और सुरेश को मारने आगे बढ़ता है। रवि इन दोनों को आराम से मार भी देता और मारने वाला भी था, लेकिन एक वक्त पे पूजा खत्म होती है और देवी माँ की मूर्ति वापस से एकदम विधि विधान के साथ स्थापित हो गई थी। इससे माया की आत्मा को रुकना पड़ा। इनफैक्ट रवि के अंदर से माया की आत्मा को निकलना भी पड़ता है। यहीं हम पिछली फिल्म की तरह ही माया की आत्मा को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि इन सब को देखती है और गायब हो जाती है। फाइनली मुरली और सुरेश बच गए थे। इनफैक्ट रवि भी इस सब के बच गया था, क्योंकि शायद उसका शरीर मजबूत है और आत्मा पवित्र। अनीता शायद इन सबको नहीं झेल पाती और उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन रवि सब कुछ अपने ऊपर लेके ये सब झेल गया, जिससे अनीता भी बच गई और रवि भी सही सलामत है। अब फिल्म के एंड में सभी लोग महल में वापस जा रहे हैं और हम यहाँ रवि और मंजू को साथ एक कार में देखते हैं, डिपिक्टिंग कि उनका रोमांटिक एंगल चल रहा है। नाउ देवदास भी अपनी ट्रू आइडेंटिटी सबको रिवील करता है कि वो वैद्य नहीं बल्कि वैद्य का बेटा है, और इससे कोमल बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अगले दिन महल के बाहर कचरे में हम उसी डॉल को देखते हैं जिसके पीछे सुरेश गया था। अब ये डॉल खुद से चलकर महल के अंदर वापस आ रही थी। दिस डिपिक्ट्स कि माया की आत्मा पूरी तरह से वापस नहीं गई थी। लेकिन मूवी यहीं एंड हो जाती है, यानी कि हम लोगों को सस्पेंस में छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी अरनमई पार्ट 2 की कहानी, और यहाँ के एक्टर्स पिछले फिल्म में भी हैं। इनफैक्ट कहानी का ढांचा यानी कि आउटर स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन ये दोनों फिल्म एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। तो तुम चाहे तो पार्ट 2 भी पहले देख सकते हो। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर पार्ट 1 भी चेकआउट कर लेना। और अगली कौन सी मूवी हमें रिव्यू करनी चाहिए उसका कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।